सुनिए, हम बात करेंगे कि ये जो हमने डायमेंशनल फॉर्मूला सब पढ़ा है, आखिर उसका यूज कहाँ होता है ना। पहला यूज है चेक करने के लिए कि कोई भी इक्वेशन या कोई भी फिजिकल रिलेशन जो है वो कम से कम डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे मान लो कि मैंने किसी से पूछा कि बताओ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नाम आपने सुना है क्या? हाँ, जब भी कोई चीज सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो बाहर की तरफ एक हम फोर्स महसूस करते हैं, है ना, जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। लेकिन शायद आपको उस फोर्स का फॉर्मूला याद नहीं होगा, क्योंकि आई थिंक कि 10th क्लास तक हमको ये नहीं पढ़ना है। पढ़ना है क्या? बस नाम भर पढ़ना है कि दो फोर्स होता है, एक सेंटर की तरफ होता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है, और एक सेंटर से दूर जाता है, बाहर की तरफ जाता है, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। हिंदी में इसको अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल कहा जाता है ना। तो मैंने जब पूछा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो सामने वाले ने बताया कि वो फॉर्मूला होता है mv²/r। अब मुझको सामने वाले पे भरोसा नहीं है कि वो सही बता रहा है कि गलत बता रहा है, तो मेरे पास एक उपाय है चेक करने का कि ये फॉर्मूला सही है कि नहीं है। बताइए वो उपाय क्या है? वो उपाय क्या है? एक उपाय लगा के मैं बता सकता हूं कि ये फॉर्मूला सही है कि नहीं है। क्या उपाय है? मैं दोनों साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला चेक करूंगा, सेम आना चाहिए। अगर ये पूरा एक फोर्स है तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला वही आना चाहिए जो किसका आता है, फोर्स का आता है। यानी अगर मैं LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला देखूं, किसका बोलिए ना, LHS की बात करूं तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT-2। ये हमने रटा है, ये हमको याद है और याद होना भी चाहिए। अब मैं RHS का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालूंगा तो बाबू RHS के डायमेंशनल फॉर्मूला का मतलब हुआ mv²/r का डायमेंशनल फॉर्मूला। m तो मास है, उसके लिए m ही यूज होगा। वेलोसिटी भी रटाइए गया है, कितना होता है LT-1 उसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाई, हाँ ऐसा L हो जाएगा। अब यहां से देखा जाए तो L से नहीं, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट, ये स्क्वायर ना है तो रुकिए, अभी आप इसको काटिए मन, इसको थोड़ा और बढ़िया से लिख लीजिए। L² T⁻⁴ कितना -2, क्योंकि स्क्वायर जब अंदर जाएगा तो दोनों पे ना जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना होगा, L होगा। ये L से L कट जाएगा। अच्छा, क्या ये भी MLT-2 आ गया क्या? आ गया क्या? इसका मतलब हुआ कि मैं उस पे भरोसा कर सकता हूं, करूंगा नहीं, कर सकता हूं। अब बताइए ये मेरे दो स्टेटमेंट्स में क्या डिफरेंस आ रहा है कि मैं इस पर भरोसा कर सकता हूं, मैं उसको बोलूंगा हो सकता है कहीं सही होगा, एकदम कंफर्म नहीं कह सकता हूं। क्यों? हाँ, क्या बोल रही हो? ये लड़की बोल रही है कि सर हो सकता है कि कहीं ओरिजिनल फॉर्मूले में यहां कोई कांस्टेंट आता हो। जा, हो सकता है सर ओरिजिनल फॉर्मूले में कहीं यहां 2 आता हो, चाहे कहीं नीचे में 2 आता हो। अरे यार, तो अगर 2 भी आएगा तब भी जब तुम डायमेंशन निकालोगे, मान लो बाबू यहाँ 2 रहेगा, तभी तुम इसका डायमेंशन निकालोगे तो 2 का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, 1 आएगा, और मिला जुला के अल्टीमेटली यही ना आ जाएगा। अरे बोलिए ना। तो पता है जब दोनों साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो जाता है ना, तो हम कहते हैं कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। मतलब ये सही हो सकता है, एकदम सही है कि नहीं है ये हम नहीं बता सकते हैं। जैसे मैं, रुकिए एक और एग्जांपल देता हूं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैंने किसी से पूछा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ, उसने कहा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है mv²। उसने ये कहा, क्या लग रहा है वो सही बता रहा है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला mv² होता है। क्या होता है बोलिए? हाफ mv² होता है। बोलिए जल्दी। हाँ, लेकिन अगर मैं डायमेंशनल एनालिसिस करूं अगर इसका, तो LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा? अरे काइनेटिक एनर्जी है भाई, काइनेटिक एनर्जी का हमने रटा हुआ है ml2T-2। काइनेटिक एनर्जी नहीं, दुनिया की कोई भी एनर्जी होगी उसका डायमेंशनल फॉर्मूला ही ना आएगा। चलिए एक बार हम लोग थोड़ा RHS का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। तो RHS का मतलब हुआ mv² का डायमेंशनल फॉर्मूला। m फंडामेंटल क्वांटिटी है तो उसके लिए तो हम m ही यूज करेंगे।
और v जो है वेलोसिटी है, एल टी माइनस 1 है, उसका स्क्वायर करिए। चलिए बताइए, एम एल 2t-2, क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो गया? लेकिन क्या एक्चुअल में करेक्ट है? यानी हम किसी से पूछेंगे और वो अगर ये फॉर्मूला बताएगा, हम बोलेंगे कि हो सकता है कि तुम सही बता रहे होगे, थोड़ा सा भरोसा मैं तुम पे कर सकता हूं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं कर सकता हूं। आप बताइए, एग्जैक्ट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, ये ना होता है। तो अगर कोई फॉर्मूला सही है तो एकदम कंफर्म है कि डायमेंशन तो दोनों साइड का सेम ही आएगा। बताइए ना, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकालिएगा, हाफ एम वी स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिएगा तो हाफ का क्या आएगा? एम में भी 0, एल में भी 0 और टी में भी कितना? 0। मास के लिए एम ही लिखेंगे और ये एल टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, मिला जुला के एक बार फिर से ये एम एल 2t-2 आया कि नहीं? तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये डायमेंशनली करेक्ट भी है और ये न्यूमेरिकली करेक्ट भी है। इसको न्यूमेरिकली करेक्ट बोला जाता है। न्यूमेरिकली करेक्ट होने का मतलब हुआ कि सही में हम इसमें एम और वी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको काइनेटिक एनर्जी का मतलब सही आंसर मिलेगा, लेकिन इसमें अगर आप पुट करिएगा तो काइनेटिक एनर्जी का सही आंसर आपको नहीं मिलेगा, इसमें हाफ गायब है। तो ये डायमेंशनली करेक्ट भी है और न्यूमेरिकली करेक्ट भी है। ये बस क्या है? डायमेंशनली करेक्ट, ये न्यूमेरिकली करेक्ट नहीं है। लेकिन किसी ने कहा कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी क्यूब। अभी चेक करके बताओ, क्या दोनों साइड का डायमेंशन सेम आ रहा है? हाँ बोलो, चेक करके बताओ, क्या दोनों साइड का डायमेंशन सेम आएगा? किसी जिंदगी में नहीं आएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का तो खैर हमको पता है ml2t-2 होता है। जब मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालूंगा हाफ एम वी क्यूब का, तो हाफ के लिए तो मैं m0 l0 t0 लिखूंगा, m के लिए क्या m, और ये हो जाएगा आपका lt-1 का होल क्यूब। चलिए इसको अंदर भेजिए, ml3t-3। ये तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन है ही नहीं। यानी इसके बारे में तो एकदम हम सीना ठोक के कह सकते हैं कि ये एक गलत इक्वेशन है। इसमें हमको डाउट है, सही हो भी सकता है, 50% कह सकते हैं कि सही हो भी सकता है, गलत भी हो सकता है, इसमें हमको डाउट है। लेकिन इसमें तो हम एकदम बोलेंगे कि ये फॉर्मूला कैसा है? गलत है, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला अगर सही है, कम से कम उसको डायमेंशनली करेक्ट तो होना ही चाहिए। ओ माय गॉड, कम से कम उसको डायमेंशनली करेक्ट तो होना ही चाहिए। अब बात समझ रहे हैं? तो ये चूंकि डायमेंशनली करेक्ट ही नहीं है, तो ये तो किसी कीमत पर सही नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है चेक करने का कि कोई भी रिलेशन सही है कि नहीं। कोई और फॉर्मूला आप अपने मन से बताइए जो आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, कोई भी। हाँ, यूटी, इन्होंने कहा S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अच्छा, ऐसा आपने भी कहीं देखा है क्या? S क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन इसको हिंदी में कहते हैं। U क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, टाइम होता है ये। A एक्सेलरेशन यानी त्वरण होता है। सही है। अब हमको पता करना है कि ये सही है कि नहीं है। तो सही है कि नहीं है, कम से कम डायमेंशनली करेक्ट तो होना चाहिए ना। अब आइए हम हर टर्म का डायमेंशन चेक करते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या आता है? तो डिस्प्लेसमेंट इज अ टाइप ऑफ लेंथ का मतलब एल आएगा। अब सुनिएगा, ये हमको मिलता है इसको और इसको जोड़ के, और हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि हम सिर्फ उन्हीं दो चीजों को जोड़ सकते हैं जिनका डायमेंशन सेम हो। अरे यानी इस पूरे का और इस पूरे का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और जो हमको रिजल्ट मिलता है वो भी सेम डायमेंशन का मिलेगा। यानी इसका डायमेंशनल फार्मूला एल आया है ना, एकदम कंफर्म है इसका भी क्या आना चाहिए? एल, और इसका भी क्या आना चाहिए? अगर ऐसा नहीं आता है समझ लीजिएगा ये फार्मूला सही नहीं है।
तो एक बहुत शानदार तरीका है किसी फॉर्मूले को चेक करने का कि ये सही है कि नहीं। आइए हम थोड़ा यूटी का डायमेंशनल फॉर्मूला चेक करते हैं। सबसे पहले बताइए यू है क्या? इनिशियल वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ही ना है। तो बताइए वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस वन रटाया हुआ कि नहीं? और टी क्या है? टाइम है। अरे भाई टी का पावर माइनस वन और टी का पावर वन, बेस सेम हो पावर्स को ऐड करो तो टी टू दी पावर जीरो एंड समथिंग टू दी पावर जीरो वन होता है। ओ माय गॉड, मिला जुला के ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा और सिर्फ अकेला एकलौता तनहा क्या बच जाएगा? एल। चलिए बात करेंगे हाफ ए टी स्क्वायर की। हाफ क्या? ए टी स्क्वायर की। बताइए हाफ के लिए क्या लिखा जाए? कुछ नहीं लिखा जाए, छोड़ दिया जाए। अब हम इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि हाफ आ जाए, 2 आ जाए, 10 आ जाए, 20 आ जाए, 75 आ जाए, उसको हम लोग इग्नोर करेंगे। चलिए, लेकिन एक्सेलरेशन का होता है एल टी माइनस टू और टाइम के लिए टी, लेकिन उसका स्क्वायर न है। ओहो, टी का पावर माइनस टू, टी का पावर टू, एक दूसरे को काट देगा, आंसर मिलेगा एल। बताइए क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है? इसका डायमेंशन अगर एल है तो इसका भी और इसका भी हम कह सकते हैं कि एक सही इक्वेशन हो सकता है और शायद होता भी है, पढ़ा भी है हम लोगों ने ये। अब बात समझ रहे हैं? हाँ, तो ये चीज़ है। तो अब हम आगे बढ़ें। चलिए, तो ये देखिए, यही बात कहना चाह रहा था कि अ फॉर्मूला इज गिवन एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जिसमें एम मास है, वी वेलोसिटी, आर क्या है? रेडियस है। तो वी हैव टू चेक वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। हमको चेक करना है कि ये सही है कि नहीं है। तो इसका तरीका है कि आप दोनों साइड का डायमेंशन चेक करिए और डायमेंशन एकदम सेम आया। फोर्स का एम एल टी माइनस टू होता है और इसका भी जब मैंने चेक किया तो एम एल टी माइनस टू आया। तो अब देखिए हम लोग कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज एट लीस्ट, कम से कम डायमेंशनली करेक्ट तो ये है। तो दिस इक्वेशन मे बी करेक्ट, नॉट मस्ट बी करेक्ट, मे बी करेक्ट। हाँ, सही हो सकता है। ठीक है, थोड़ा बहुत आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। तो वो चीज यहां लिखा हुआ है इन द गिवन रिलेशन। वो जो रिलेशन आपको पीछे मिला था, द टर्म्स हम बोथ साइड हैव क्या? सेम डायमेंशन। दोनों साइड में सेम डायमेंशन था, देन द रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। किसी भी फॉर्मूले को सही होने के लिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करने का क्या मतलब हुआ? कि दोनों साइड का डायमेंशन कम से कम सेम होना ही चाहिए। आप समझ रहे हैं? ठीक है, of dimension. If the dimensions of LHS and RHS are same, then we can say the equation is at least dimensionally correct. So the equation may be correct. ठीक है? But if dimension of LHS and RHS are not same, अब पता चला LHS और RHS का डायमेंशनल फॉर्मूला ही सेम नहीं आ रहा है, गारंटी है कि वो फॉर्मूला सही नहीं है। तो वो बात कह रहा है then the equation is not even dimensionally, वो तो कम से कम डायमेंशनली करेक्ट भी नहीं है। तो न्यूमेरिकली करेक्ट तो बहुत दूर की बात हो गई। इसका मतलब हुआ दिस इक्वेशन कैन नॉट बी करेक्ट। ठीक है, चलिए इसको बताइए कि ये एक सही फॉर्मूला है कि नहीं। आपने चेक कर लिया क्या? अच्छा ठीक है, तो एक बार फिर से चेक करिए। मतलब कॉपी में होना चाहिए, लेकिन घर पे किए होगे तो नहीं काम चलेगा। पी प्रेशर है, तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला हमको याद नहीं है, तो हम लोग फोर्स पर यूनिट एरिया लिख लेंगे। अरे बोलिए। हाँ, तो इधर का अलग चेक करिएगा, जैसे आप एलएचएस का अलग चेक कर लीजिएगा। आपको प्रेशर का ना डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, तो प्रेशर का मतलब होगा फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का रटा हुआ है, एरिया का लिख लीजिएगा। फिर आप आरएचएस का चेक करिएगा। अब आरएचएस में आप देखिएगा कि बहुत सारा चीज है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ये वही चीजें हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता होगा। फोर्स है, बोलो बच्चों, वेलोसिटी है, टाइम है और डिस्टेंस है। चेक करिए, बताइए आ रहा है कि नहीं। अच्छा, टॉप 20 में कितने लोग थे जो बायो से थे? अच्छा, टॉप 20 में थे तुम लोग? टॉप 20 जो अभी टेस्ट हुआ था फिजिक्स का, उसमें टॉप 20 में थे? क्या नाम है तुम्हारा? हैं? गौरव, तुम टॉप 20 में थे?
सौरभ थे तुम? कितना नंबर आया था? ठीक है, वेरी गुड, बैठो और बताओ। लेकिन रैंक कितना था? 18 या 19 था। तुम्हारा फोटो था उसमें? कैसे नहीं था? मेरी गलती थी? हैं? नहीं, बायो टेस्ट नहीं पूछ रहा हूं, मेरे वाले टेस्ट में, फिजिक्स वाले। बायो नहीं डिसाइड करता है कि आप कैसे स्टूडेंट हैं। आप कैसे स्टूडेंट है कौन डिसाइड करेगा? वो फिजिक्स डिसाइड करेगा। हाँ, बॉस है बायो, बॉस है बेकार। चलो ठीक है, आगे बोलो। ये आप लोगों ने चेक किया क्या दोनों साइड का डायमेंशन सेम आ रहा है? चेक किया तुमने? क्यों नहीं चेक किया? किसका डायमेंशनल फॉर्मूला याद नहीं है? ठीक है, चलो पहले एलएचएस का देखा जाए। तो प्रेशर का तो हमको याद नहीं है, तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स के लिए होगा mLT -2, और एरिया का क्या होता है? L का स्क्वायर, यही ना होता है? L का स्क्वायर होता है। चलो ठीक है, RH, हाँ इसको सॉल्व भी तो करना है। कितना आ रहा है ये? चलो इधर लिख लेता हूँ, बोलो कितना आ रहा है? तो mL -1T -2, L नीचे से ऊपर जाएगा तो L का पावर -1 होगा। चलिए ठीक है, RHS का देखते हैं हम लोग। ये है 3F(V²) अपॉन π² T²x। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, तो 3 का क्या करे बता सकते हो? इग्नोर करा जाए। चलो ठीक है, फोर्स का तो रटा हुआ है mLT -2, वेलोसिटी का LT -1 का होल स्क्वायर, एंड डिवाइडेड बाई π² का क्या करें? π² भी एक कांस्टेंट है, छोड़ दिया जाए। लेकिन T² का मतलब तो T² ही होगा, और x का मतलब हो जाएगा L, क्योंकि x इज अ डिस्टेंस। ठीक है, अब इसमें देखो L से L तो गया, कट गया। चलो ठीक है, इसको और थोड़ा सॉल्व करो और बताओ। m बेचारा अकेला ना है, तो m को तो अकेले रहने दो। और ये देखना बच्चों, अच्छा चलो एक काम करते हैं, MT -2, इसको थोड़ा सा स्क्वायर को अंदर भेज के L² और T -2 ना, हाँ ऐसा हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई नीचे में T का स्क्वायर आ रहा है। चलो ठीक है, अब देखो m तो खैर अकेला ही है, L स्क्वायर है, T का पावर -2, T का पावर -2, और ये भी जब ऊपर जाएगा तो T का पावर -2 का मतलब T का पावर कितना? माइनस। क्या LHS और RHS का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आ रहा है? हाँ या ना? अगर सेम नहीं आ रहा है किसी कीमत पर ये फॉर्मूला, और ये मैंने अपने से कुछ भी लिख दिया था, मतलब ये क्वेश्चन मैंने अपने से दिया और मैंने कुछ भी लिखा, जो मन में आया मैंने लिख दिया। तो जाहिर सी बात है, जो मन में आएगा लिख दूंगा तो सही थोड़े हो जाएगा। हाँ, उतना भगवान आदमी मैं नहीं हूँ। इसका मतलब हुआ कि ये एक इनकरेक्ट रिलेशन है। सही है बच्चों? चलो ठीक है, ये IIT का सवाल है, ईयर याद नहीं है लेकिन IIT का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है कि एक रिलेशन दिया हुआ है tan θ = RG/V²। बोलो बच्चों। हाँ, तो मतलब उसके लिए बताना है कि वो न्यूमेरिकली करेक्ट है सिर्फ, कि डायमेंशनली करेक्ट है खाली, कि दोनों करेक्ट है, कि दोनों में से कोई करेक्ट नहीं है। उस इक्वेशन को देख के आपको क्या जानकारी मिलती है? उसको क्या हुआ है? नींद आ रही है? हम्म, 10 बजे तुम लोग को नींद आ रहा है? बोलो बाबू, चेक कर लिए? कितने लोगों ने चेक कर लिया? हाँ, चेक करके बताइए डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। दोनों साइड का डायमेंशन ही ना चेक करना है, चेक करिए जल्दी। LHS में कौन है?
टेन थीटा है, तो टेन थीटा का क्या होगा डायमेंशन? तो कुछ नहीं होगा, m0 l0 और क्या t0, पता है ना। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये सब लोग डायमेंशनलेस होते हैं। उसके बाद RHS, तो RHS में है RG अपॉन कितना v स्क्वायर, ये है RG अपॉन कितना v स्क्वायर। तो आपको इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है, ठीक है। तो बताइए R ऑब्वियसली रेडियस वगैरह कुछ लेंथ टाइप का चीज होता है, तो L हो जाएगा, G होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो है तो एक्सेलरेशन ही ना, और अगर एक्सेलरेशन है तो ये LT माइनस 2 और डिवाइडेड बाई, हाँ वेलोसिटी होता है LT माइनस 1 का होल स्क्वायर। सही है बाबू। अब तुम बताओ, कहने का मतलब है नीचे वाला जब अंदर जाएगा, जब पहले देखिए ऊपर में क्या बन रहा है, तो ऊपर में L स्क्वायर और T का पावर कितना -2, और नीचे में भी क्या बन रहा है L स्क्वायर और T का पावर कितना -2। L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, T का पावर -2 से T का पावर -2 कैंसिल, ठीक है। तो मिला जुला के ये भी डायमेंशन लेस आया, m0 l0 और क्या t0, तो दोनों साइड का डायमेंशन सेम है। तो सुनिएगा एक मिनट, हम लोग क्या कह सकते हैं ये बताइए, क्या हम न्यूमेरिकली करेक्ट होने पर कंफर्म हैं? हो सकता है ना कहीं यहाँ 2 आता हो, नीचे में 2 4 कुछ भी आता हो, है कि नहीं। तो हम यहाँ से बस एक ही बात कह सकते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। हालांकि सुनो, ये न्यूमेरिकली करेक्ट भी है कुछ सिचुएशंस के लिए। एक सिचुएशन में आपको बताता हूँ, हवाई जहाज उड़ रहा है, तो ऐसा ही ना उड़ता है, हवाई जहाज का पंखा है ये, लेकिन हवाई जहाज को जब मुड़ना होता है तो वो हवाई जहाज ऐसा खटाक से नहीं मुड़ जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा 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 चल रहा है एक के बार ऐसा मुड़ जाएगा, नहीं। हवाई जहाज को पूरा एक सर्कुलर टर्न लेना पड़ता है। ट्रेन्स वगैरह को भी कैसा टर्न लेना पड़ता है, सर्कुलर टर्न। जो चीज बहुत तेज होती हैं वो खटाक से नहीं मुड़ सकती हैं। ओ माय गॉड, खटाक से मुड़ने के लिए मुझको रुकना पड़ेगा, तब मैं खटाक से मुड़ सकता हूँ। अदरवाइज हम लोग भी साइकिल वगैरह चलाते हैं, तो आपको क्या लगता है हम जाके खटाक से मुड़ जाते हैं क्या? हम भी सर्कुलर टर्न लेते हैं, बोलिए ना। लेकिन टर्न हमारा कैसा होता है, आप अपने टायर का अगर मान लीजिए कि वो कुछ उसमें मिट्टी वगैरह लगा हुआ है, तो रोड पे निशान देखिएगा वो कैसा आएगा, ऐसा सर्कुलर आएगा, आप समझ रहे हैं। तो हवाई जहाज उड़ रहा है, बोलो जल्दी, उसको टर्न लेना है, हवाई जहाज भी तो हवा में टर्न लेता है, टर्न लेना है ना, तो आप देखिएगा ऐसा झुक जाता है, झुक जाएगा तो इधर टर्न लेगा, इधर झुक जाएगा तो इधर टर्न लेगा। चिड़िया भी जब उड़ती है तो उसको एकदम अगर सीधा जाना होता है तो दोनों पंख ऐसे होते हैं, लेकिन जब उसको मुड़ना होता है तो वो ऐसे मुड़ जाएगी। आप जाइएगा यूट्यूब पे देखिएगा चिड़िया का उड़ना, है कि नहीं। अच्छा छोड़ो ना, क्या चिड़िया क्या हवाई जहाज, इवन मैं आपको बता दूं रोड्स के केस में भी ऐसा होता है। आप MJK कॉलेज वाले इस टर्न पर कभी मुड़े हैं? आपने देखो अगर रोड सीधा सीधा जा रहा है, जहां मुड़ होता है वहां थोड़ा तिरछा हो जाता है। इसको बैंकिंग ऑफ रोड कहा जाता है, इसको पढ़ेंगे हम आगे चल के ना बाबू। तो एक हवाई जहाज जो v स्पीड से जा रहा है, किस स्पीड से जा रहा है, अगर उसको r रेडियस में सर्कुलर टर्न लेना है, बोलो ना, तो उसको कितने एंगल पे घूमना पड़ेगा, वो फॉर्मूला है ये, tan थीटा इज इक्वल टू RG अपॉन क्या v स्क्वायर। तो ये न्यूमेरिकली करेक्ट भी है, लेकिन हमको पता नहीं, हमको कैसे पता चलेगा, तो हम बोलेंगे सिर्फ क्या है ये डायमेंशनली करें, जानकारी हमको बस इतनी ही मिल रही है, ठीक है। तो ये कहानी है, तो डायमेंशनली करेक्ट ही हम बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान दे रहे हो, हाँ। अगला यूज देखो डायमेंशन का, अगला यूज है कि अगर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो मानी गई थी, कौन कौन सी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड करंट, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट, अगर फंडामेंटल क्वांटिटी उनको ना मान के किसी और को माना गया होता, जैसे किसी ने कहा हम लेंथ को फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं मानेंगे, हम मानेंगे किसको, वेलोसिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी, बिल्कुल मान सकता था, जा बिल्कुल मान सकते, कोई दिक्कत नहीं, वो सब मानी गई चीजें हैं, बोलिए। तो अगर वेलोसिटी फंडामेंटल क्वांटिटी हो जाता बाबू, वेलोसिटी क्या हो जाता है फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम क्या हो जाता है फंडामेंटल क्वांटिटी, तब उस केस में जो लेंथ होता वो एक
डिराइव्ड क्वांटिटी होता है, दैट तेरे के। और लेंथ को हम डिराइव कैसे करते हैं? वेलोसिटी और टाइम की सहायता से, क्योंकि हम जानते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस या फिर लेंथ अपॉन टाइम, यही ना होता है। तो लेंथ यहां से मिलता है वेलोसिटी इनटू टाइम करके। नहीं समझे आप? आप समझ रहे हैं? एक चीज मैं आपको बताता हूं, वहां से आपको और क्लियर होगा कि हमने जो माना है उसमें चार्ज आता है, सॉरी करंट आता है। क्या आता है? करंट आता है, जिसको हम आई से या फिर ए से सिंबलाइज करते हैं। और टाइम आता है। हमने जो माना है 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में ये दोनों ना आता है, चार्ज नहीं आता है। चार्ज नहीं आता है। 7 में चार्ज आता है। तो चार्ज एक डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया कि नहीं? बोलो जल्दी। और चार्ज को कैसे डिराइव किया जाएगा? तो हमने 10th क्लास में पढ़ा है करंट इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज इज इक्वल टू हो जाएगा करंट इनटू टाइम। बोला जाएगा ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है एंड विच इज डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ करंट एंड टाइम। लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा रहता है कि करंट को होना चाहिए था डिराइव्ड क्वांटिटी, चार्ज को होना चाहिए था फंडामेंटल क्वांटिटी। क्योंकि चार्ज भगवान का दिया हुआ गुण है। जैसे पार्टिकल्स को भगवान ने मास दिया है, वैसे ही भगवान ने चार्ज भी दिया है। ओ माय गॉड, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, भगवान का दिया हुआ गुण है। तो हमको लग रहा है कि जैसे मास को हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटी माना था, वैसे ही हमको चार्ज को मानना चाहिए था। करंट को हमको डिराइव्ड कर देना चाहिए था। अरे बोलो ना। लेकिन नहीं किया गया। किसको माना गया? फंडामेंटल। करंट को और चार्ज को डिराइव कर दिया गया। अरे बोलिए। इसी तरीके से हो सकता है किसी पैरेलल यूनिवर्स में, यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल यूनिवर्स क्या होता है? मान लो कि यहाँ कोई एक और दुनिया होगी जिससे हम लोग अभी अनभिज्ञ हैं, जो हमको नहीं पता है। किसी दूसरे डायमेंशन में हो सकता है, वहां जो कॉन्फ्रेंस हुआ होगा तो वहां के साइंटिस्ट लोगों ने कहा होगा कि हमारे लिए फंडामेंटल क्वांटिटी मास नहीं रहेगा, टाइम नहीं रहेगा, हमारे लिए कौन रहेगा? चाहे मास और लेंथ नहीं रहेगा, हमारे लिए कौन रहेगा? वेलोसिटी रहेगा और फोर्स रहेगा। तो ठीक है, उस दुनिया में ये फंडामेंटल क्वांटिटी होगा। तो उस केस में मास हो गया एक डिराइव्ड क्वांटिटी, जा लेंथ हो गया एक डिराइव्ड क्वांटिटी। सही है? हाँ, तो सुनिए, अगर मान लीजिए किसी दुनिया में वेलोसिटी, फोर्स और किसको, टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया गया, जाहिर सी बात है मास कैसा होगा? डिराइव्ड होगा। एनर्जी कैसा होगा? डिराइव्ड होगा। अरे बोलो ना। तो फिर हम इनका जब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो वो डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी के टर्म में थोड़े आएगा, वो डायमेंशनल फॉर्मूला भी एफ और टी के टर्म में आएगा। तो कैसे आएगा वो हमको लिखना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं किसका? मास का। एक बार फिर से बताइए। चलिए इधर सब लोग ध्यान दीजिए। इधर सब लोग ध्यान दे रहा है? बताओ, इस जिस दुनिया में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं उस दुनिया में फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी है? वेलोसिटी है, फोर्स है और टाइम है। और मास क्या हो गया? डिराइव। तो हमको उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। तो वो डायमेंशनल फॉर्मूला किसके किसके टर्म में आएगा? भी के टर्म में, एफ के टर्म में और क्या? टी के टर्म में आएगा। तो घबराओ मत, सुनो एक मिनट। मान लो कि मास जो है, बोलो बाबू, वो कुछ वेलोसिटी का पावर ए, फोर्स का पावर भी और टाइम का पावर सी, और सामने में लगा दो एक के। मतलब हुआ कि मास जो है वो कुछ इस तरीके से डिपेंड करता होगा जिसमें हमको ए, बी और सी पता नहीं है। ओ माय गॉड। अरे अगर ये लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो ये इन्हीं लोगों पे ना डिपेंड करेगा। इन्हीं लोगों को ना मिला मिला के हम इसको बनाएंगे। तो मान लीजिए जब हम इसका रिलेशन देख रहे हैं तो कोई के आता होगा, फिर भी का पावर ए, एफ का पावर बी और टी का पावर क्या? सी आता होगा। सही है। अब ना आप दोनों साइड का डायमेंशन इक्वेट करा लीजिएगा जो आपको पता है। तो बताइए, मास के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? बस एम का पावर 1, बाकी एल का पावर और टी का पावर 0। आप समझ रहे हैं? हाँ, के तो एक कांस्टेंट है, हमने अपने से माना है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? कुछ नहीं लिखेंगे। M0 L0 T0 का मतलब क्या? 1 होगा।
लेकिन वेलोसिटी का LT माइनस 1 का पावर A, फोर्स का MLT माइनस 2 का पावर कितना B, और टाइम का पावर तो जस्ट C ही ना हो जाएगा। ये तुमको समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखो इधर देखो, M1L0T0। अभी थोड़ा सा इधर M चेक करना तो बच्चों कितना है, तो ये पावर वह अंदर जाएगा तो सब ऊपर ना जाएगा, तो M का पावर कितना है, B है। वेरी गुड, M का पावर B। L ढूंढिए, L का पावर यहाँ है A और यहाँ है B, तो L का पावर हो गया A प्लस, इतना तो पता है ना कि अगर कहीं L का पावर A इंटू L का पावर B लिखा रहे, बेस सेम हो तो पावर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। बेस सेम हो तो पावर्स को ऐड करते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद T का पावर बताइए, T का पावर यहाँ पर कितना है, ए बच्चों माइनस है ना, है रे, यहाँ पे माइनस 2B है और यहाँ पे कितना है, C है। नहीं समझे आप? अरे T खाली यहाँ थोड़े था, तीनों में ना है। हाँ तो सब बेस सेम है तो पावर्स को ऐड करेंगे, तो माइनस है यहाँ आएगा, यहाँ माइनस 2B आएगा और यहाँ C है। अब देखिए अगर इधर का डायमेंशन और उधर का डायमेंशन बराबर है, व्हाट डज इट मीन, कि ये जो B होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, पता चल गया। B जो है वो कितना है, 1 है। बाबू A प्लस B कितना होना चाहिए, अरे हम कंपेयर कर रहे हैं। अब यहाँ कह रहा है L का पावर 0 है, कह रहा है L का पावर A प्लस B है, इसका मतलब A प्लस B किसके बराबर होना चाहिए, 0 के, तो A प्लस B बराबर होना चाहिए। अब सुनो ना, B पहले ही निकल चुका है तो A कितना हो जाएगा, A प्लस 1 बराबर 0 का मतलब A कितना हो जाएगा, -1 नहीं हो जाएगा। तो देखिए हमने B भी पता कर लिया, हमने बच्चों A भी पता कर लिया। इज इट क्लियर? चलिए अब रही बात C की, तो थोड़ा कंपेयर करिए आखिरी वाले को, -A माइनस 2B प्लस C किसके बराबर होना चाहिए, 0 के, तो -A माइनस 2B प्लस C शुड बी इक्वल टू 0। एंड हम जानते हैं कि A की जगह पे -1 है, -2, B की जगह पे कितना है, 1 है। अब बच्चों C की जगह पे कितना है, तो C है बराबर 0। यहाँ से बताओ -1 के सामने माइनस है तो +1 ना हो गया है, -2 तो -1 और -1 इधर आएगा तो C बराबर कितना हो जाएगा, 1। ये बात आपको समझ में आई? यानी अब हम बता सकते हैं कि ये मास इन लोगों पर कैसे डिपेंड करेगा। मास जो होगा बच्चों वो समथिंग K इंटू, बोलो, हाँ, K इंटू V का पावर -1, क्या बोलते हो, F का पावर कितना, 1, और T का पावर कितना, क्योंकि A -1 ना आया है, इसीलिए A की जगह पे देखिए ना हमने क्या लिख दिया, -1। B कितना आया है, B 1 आया है, इसीलिए शायद आप बोल रहे हैं कि B की जगह पे 1 लिखिए, और T की जगह पे सॉरी T का पावर C है और C की जगह पे, अच्छा मतलब ये होगा ना जी। इसका मतलब हुआ कि इसको अगर डायमेंशनल फॉर्मूला के फॉर्म में लिखोगे तब तो ये K लिखने की जरूरत नहीं है, और हम कह सकते हैं कि मास का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, ये जो भी दुनिया में ये लोग फंडामेंटल क्वांटिटी हैं उसमें ये होगा, V -1 F1 और T1। अरे बोलो ना, ऐसा करके हो जाएगा। और अगर हमको रिलेशन बताना है कि रिलेशन कैसा होगा, तो M इज इक्वल टू क्या आया था, K। एक बार फिर से बताइएगा, V का पावर -1, F का पावर 1 और T का पावर 1 ना बाबू, तो M इज इक्वल टू हो जाएगा K, F और T को ऐसे ही रहने दो, डिवाइडेड बाई क्या, V। मास, फोर्स, टाइम और वेलोसिटी पर कुछ इस तरीके से डिपेंड करेगा। अरे बोलो बाबू, चलो एक बार इसको बढ़िया से देखो, मैं फिर दोबारा तुमको समझाऊंगा, दोबारा देख लो। क्या कि मुझको याद आ रहा है कि जब मैं पढ़ता था मुझको ये पहली बार में नहीं समझ में आया क्या हो गया इधर, हमको आज भी याद है, हमको नहीं समझ में आया था। जबकि आपको क्या लग रहा है, मैं आपसे खराब स्टूडेंट हूँ क्या? मेरे टीचर्स कभी मिलेंगे तो जाके पूछना उनसे कि मैं कैसा स्टूडेंट। हमको पहली बार में ही नहीं समझ में आया कि हुआ क्या इधर। आपको समझ में आया? और कौन है बाबू? हाँ मैं दोबारा समझाऊंगा इसको, सही में। तो तुम लोग हमसे ज्यादा तेज है, ऐसा थोड़े है। टीचर पे भी तो डिपेंड करता है कि सामने वाला समझा कैसे रहा है। तो कितने लोग ईमानदारी से बोल रहे हैं उनको ये समझ में आ गया है?
ओ ये तो 70-80%। अरे तुमको नहीं समझ में आया? चलो ठीक, ठीक है, मैं दोबारा समझाऊं? अच्छा, आप पूछ सकते हैं क्या कि आपको क्या डाउट रह गया इसमें? किसी एक जगह कोई डाउट रह गया हो कि सर वो चीज थोड़ा नहीं समझ में आया, तो इससे ज्यादा अच्छे से मैं समझा पाऊंगा। अदरवाइज फिर मैं वैसे ही ना समझाऊंगा जैसे मैंने पहली बार समझाया था। बोलो ना, हाँ कुछ बोलो, हाथ उठा के कि सर वो चीज समझाइए। हैं? मतलब तुमको यही नहीं समझ में आ रहा है कि तुमको क्या नहीं समझ में आया है? अरे तो आप पूछिएगा तब ना कि सर वो चीज समझाइए, चाहे शुरू से समझा दीजिए, शुरू से। देखिए कह रहा है कि एक ऐसी दुनिया है जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन है? वेलोसिटी है, फोर्स है और टाइम है। सही है, तो मास डिराइव्ड होगा, तो जाहिर सी बात है मास जो होगा वो इन्हीं लोगों को ना मिला मिला के बनाया गया होगा। अरे यार, हाँ तो हमने मान लिया कि मास जो है, जब उसका रिलेशन देखा गया इन तीनों के साथ, तो मे भी कहीं कोई कांस्टेंट आया हो, तो उसके लिए मैंने के लिख दिया। वेलोसिटी का पावर ए मान लिया मैंने अपने से। अरे भाई, हाँ, फोर्स का पावर बी मान लिया, टाइम का पावर क्या सी मान लिया मैंने अपने से, क्योंकि देखो इन्हीं को मिला के ये बनेगा, इतना तो कंफर्म है। करना क्या है, अगर ये रिलेशन सही है का मतलब हुआ दोनों साइड का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो बाबू मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? ये हम अपनी दुनिया के हिसाब से लिख रहे हैं। ये डायमेंशन हमने किसके हिसाब से लिखा है? अपनी दुनिया के। हमारी दुनिया में मास का डायमेंशन m1 l0 और t कितना होता है? 0। मास मास है तो सिंबल ही खाली यूज होगा। चलिए के का कुछ नहीं, के तो एक कांस्टेंट ना माना मैंने, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला इग्नोर करेंगे। वेलोसिटी का lt माइनस 1 पावर ए, फोर्स का पावर बी, टाइम का सी हो गया है। अब हम जितना m है उसको एक जगह रखेंगे, जितना l है उसको एक जगह, जितना t है उसको एक जगह। तो m का पावर सिर्फ कितना है? b है। l का पावर कितना है? तो l देखिए ना, यहाँ l का पावर a है और यहाँ l का पावर b है, तो a प्लस b हो जाएगा। t का पावर कितना है? तो यहाँ माइनस है, यहाँ -2b। ये सब समझ में आ रहा है ना? और कुछ नहीं किया है रे, बस दोनों साइड को मैंने कंपेयर किया। मैंने देखा कि यहाँ m का पावर 1 है और यहाँ m का पावर b है, इसका मतलब b किसके बराबर होगा? 1 के। मैंने कहा कि यहाँ l का पावर 0 है और यहाँ l का पावर a प्लस बी, यानी a प्लस बी किसके बराबर होगा? 0। सही है। इक्वेट करा के 3 इक्वेशन बना, 3 अननोन था, तीनों की वैल्यू आसानी से आ गई, कोई बहुत ज्यादा काट छाट करना नहीं पड़ा। ठीक है बच्चों, तो हमको पता चला कि ए कितना है बताना, तो -1 है, यानी इस ए की जगह हमको क्या लिखना होगा? -1 लिखना होगा। आप समझ रहे हैं? एफ की जगह, सॉरी, बी कितना आया है? 1, यानी इस बी की जगह पे 1 लिखना होगा और सी की जगह पे भी 1 आया है। तो हमको पता चल गया कि मास जो होगा ना वो इन लोगों पर कैसे डिपेंड करता होगा। तो एक कांस्टेंट होगा, फिर फोर्स और टाइम को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और वेलोसिटी से डिवाइड, इससे आपको मास मिलेगा। ओ माय गॉड। और इसी के लिए अगर डायमेंशनल फॉर्मूला आपको लिखना है तो डायमेंशनल फॉर्मूला में कांस्टेंट्स नहीं होते हैं। हाँ, तो अभी के को हम लोग क्या कर देंगे? गायब कर देंगे। बाकी भी के लिए तो भी सिंबल नहीं यूज करना है, फोर्स के लिए एफ यूज करना है और टाइम के लिए टी यूज करना है। तो हम बोलेंगे मास का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो v टू दी पावर -1, f टू दी पावर 1 और t टू दी पावर 1। यानी उस दुनिया में जिसमें मास एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, बोलिए ना, डायमेंशनल फॉर्मूला होगा v-1 f1 और t1। अरे बोलो बच्चों, क्लियर है ये? चलिए अगला आप बताइए, एनर्जी भी तो एक डिराइव्ड क्वांटिटी होगा। आपको बताना है कि एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। अब एनर्जी जो होगा, सुन लो बच्चों, मैं हिंट दे देता हूं, क्या होगा बताओ? एनर्जी जो होगा वो भी समथिंग k इंटू वी का पावर a। अरे बोलो भाई, v का पावर a, f का पावर b और t का पावर क्या? कुछ c होगा। चलिए काम पर लगे, मैं आता हूं अभी चेक करने सबका।
एडमिशन वाला फाइन जो है ना, वो आप उधर ही दे के आइएगा, गेट पर ही दे के अंदर आइएगा, नहीं तो अंदर आ जाइएगा तो 100 रुपया फाइन लेंगे। हाँ, किसमें बाबू? अच्छा, किताब में जो है ना गलत हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हो सकता है कि 2-2:30 बजे रात को मैं बना रहा हूँ, नींद लग रहा होगा, समझ रहे हो, तो जोड़ने के बजाय घटा दिया होगा मैंने। तो किताब पे मत जाइए, आप अपना बनाइए, कंफर्म रहिए। अच्छा, आप लोगों का आ क्या रहा है इतना बता दीजिए। ए आया कितना है? A1 आया है, बी और सी, ई क्या हो गया? 1 1 1 आ गया। ये तो कमाल हो गया। खैर कोई बात नहीं, किताब में शायद थोड़ा गड़बड़ हो गया है, हमको भी याद आ रहा है, लास्ट ईयर वाले भी बता रहे थे कि कुछ गड़बड़ हो गया है। तो थोड़ा ढूंढो ना कहाँ गड़बड़ हो गया है। क्या? अच्छा अच्छा, यहाँ यहाँ जैसे -2 है, यही ना बोल रहे हो? ओहो हो, तो हमको पुट करने के बाद यहाँ -2 लिखना चाहिए था, गलती से 0 लिख दिया, तो यही होता है। हो गया? कर रहे हैं आप लोग? करना क्या है, इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा ML2T-2, और उधर वालों का डायमेंशनल फार्मूला लिख के सब M सब L सब T को एक साथ रख के कंपेयर ही तो करना है। अब क्या फिर से तुम लिख रही है? अब डायरेक्ट कंपेयर नहीं करेगी, बी जो है वो कितना होगा। हाँ, तो डायरेक्ट कंपेयर करो, एक एक चीज 2 बार लिखेगी। क्या बाबू, क्या कर रहा है? समझ में आता है तुमको? सही में? हाँ? ये तो बहुत पुराना हो गया था जी, इसे काम थोड़े चलेगा हैं? ये 2014 का है, तो इसमें खाली थियरी दिए हैं, अभी कहाँ पूरा है। नहीं, बुक आप यहाँ से अब लीजिएगा ना, 2014 में या 2023 में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। हो गया बाबू? अच्छा, वो आंसर आ रहा है, वो आप लोग आ रहा है क्या? ये A भी 1 B भी 1 C भी 1 आ रहा है क्या? उधर बताइए पीछे, प्रतीक उतना गया है, तुम्हारा गया है? ठीक, चलो ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं, सुनिएगा। एनर्जी का क्या होता है जी, ML2T-2। के तो कांस्टेंट ना है कोई, इग्नोर मारिए आप इसको। वेलोसिटी के लिए लिखिए LT-1 का पावर A, फोर्स के लिए MLT-2 का पावर कितना, B, और टाइम के लिए T का पावर कितना, C। सही है। अब यहाँ M का पावर कितना होगा, B होगा, क्योंकि M अकेला यहीं पे है। हमको लग रहा है पुरान के तो लिखा जाएगा, तो तुम चाहो तो उधर से देख के छाप सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग फिर से लिखेंगे। L बताइए, L का पावर कितना है, यहाँ है A और यहाँ L का पावर B है, तो A+B हो जाएगा। बताइए T का पावर यहाँ कितना है, माइनस है, यहाँ -2B और यहाँ +C ना जी, और यहाँ से हमको मिलेगा ML2T-2। चलिए, तो हम कंपेयर करें, तो यहाँ M का पावर 1 है और यहाँ M का पावर B है, का क्या मतलब, B = देखिए B तो मिल गया, अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। A+B कितना हो जाएगा, A+B 2 ना रे बाबू, -2 आ रहा है, 2 आ रहा है, ये देखिए A+B और यहाँ 2, तो B हमको पता है कितना है, 1 है, तो A+1 = 2 का मतलब A बराबर भी कितना, 1 ही आ गया। अब तीसरे वाले को कंपेयर करिए, -A -2B या +C बराबर -2, और यहाँ मैंने गलती कर दिया है, शायद मैंने बुक में यहाँ गलती से 0 लिख दिया है, देखिएगा ना जहाँ कैलकुलेशन किया होगा मैंने,
-2 होगा। तो हमको निकालना क्या था, C ना, तो A की जगह पे 1 रखा जाएगा -2, B की जगह पे भी 1 रखा जाएगा और C, और यहाँ -2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा का पूरा बन रहा है -3, और -3 इधर जाके 3 बन जाएगा, एंड द C विल बी 3 - 2 मीन्स कितना, 1। तो C हो जाएगा कितना बच्चों, 1। A भी 1, B भी 1 और C भी 1। इसका मतलब हुआ कि सुनिएगा, एनर्जी जो होगा वो एक्चुअली कैसा होगा, समथिंग K इंटू V का पावर भी 1 लिखना जरूरी है क्या, छोड़ दिया जाए, F का पावर भी और T का पावर भी, यानी वेलोसिटी, फोर्स और टाइम। वेलोसिटी, फोर्स और क्या, तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे ना विथ सम कांस्टेंट, तो आपको क्या मिल जाता है, एनर्जी मिल जाता है। सही है, चलिए ठीक है। लेकिन डायमेंशनल फार्मूला की अगर बात की जाए बच्चों, तो हम कैसे लिखेंगे बताइए, K को छोड़ देंगे, बाकी V, F और T लिख देंगे। पावर 1 लिखना जरूरी नहीं होता है। क्लियर है, चलिए ठीक है। तो ये चीज है, हाँ एनर्जी वाला यहाँ है तो वो हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, हम लोग फिर कल मिलते हैं।